दोस्तों नमस्कार। वेस्ट यूपी के मुजफ्फरनगर में मीरापुर विधानसभा सीट का जो उपचुनाव है वो सारे प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। हम पहले दिन से इस विधानसभा सीट को कवर कर रहे हैं और इस विधानसभा सीट पर हमारा फोकस ज़्यादा इसलिए है कि इस सीट के जो नतीजे हैं वो तय करेंगे भविष्य में आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन की दिशा, वो तय करेंगे जयंत चौधरी की आगे की सियासत की दिशा, वो तय करेंगे कि अखिलेश यादव का पीडीए का जो फॉर्मूला है वो वेस्टर्न यूपी में कितना कारगर रहता है। यूँ तो वेस्टर्न यूपी की कई और सीटों पर चुनाव हो रहा है, गाजियाबाद में चुनाव हो रहा है, कुंदरकी में चुनाव हो रहा है, खैर में चुनाव हो रहा है, लेकिन यही सीट ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि मुजफ्फरनगर वो जगह है जहाँ पे 2013 का दंगा हुआ जहाँ, और उस दंगे के बाद जो हवा चली उसने पूरे देश की सियासत को अपनी चपेट में ले लिया और पोलराइजेशन पूरे देश में हुआ। फिर 2014 की भाजपा सरकार हो या 2019 की भाजपा सरकार हो, उसको इस सब का माइलेज मिलता है। लेकिन जब 2019 आता है तो चौधरी अजीत सिंह यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और उस पोलराइजेशन को रोकने की कोशिश करते हैं जो कम्युनल आधार पर हुआ था। चौधरी अजीत सिंह कहते हैं कि मैं हार जाऊं या जीत जाऊं, लेकिन वो बागपत छोड़ के आए थे जो उनकी पुरानी सीट थी जहां से चौधरी चरण सिंह चुनाव लड़ते रहे। खुद चौधरी अजीत सिंह लगातार सांसद रहे, वहां से सिर्फ एक बार 98 में वो सीट लूज की थी उन्होंने, वरना वो हर बार जीतते गए वहां। फिर 2014 में भी हारे। उसके बाद फिर चौधरी अजीत सिंह आ जाते हैं मुजफ्फरनगर और मुजफ्फरनगर में वो कहते हैं कि मैं यहाँ भाजपा को हराने के लिए आया हूँ। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि ये जो 19 में जो समीकरण चौधरी अजीत सिंह ने बनाया उसके बाद फिर जब आगे के चुनाव आते हैं, जब 2022 का यूपी का चुनाव आता है और जब ये लोकसभा चुनाव आता है, तब तक आते आते इक्वेशंस बहुत बदल जाते हैं। 2022 में जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी साथ होते हैं, 24 में आते आते उनकी राहें जुदा हो जाती हैं, जयंत चौधरी बीजेपी के साथ चले जाते हैं। तो हम इस पर बात करेंगे कि वहाँ जो भी दल इस समय चुनाव लड़ रहे हैं या अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ा रहे हैं वो कास्ट कॉम्बिनेशन पे बहुत फोकस कर रहे हैं, अखिलेश यादव पीडीए पे फोकस कर रहे हैं। तो कल भी जो जनसभा हुई वहाँ पे अखिलेश यादव की, उसमें कास्ट का बड़ा ख्याल रखा गया। राजेश भाई साहब, मंच सज्जा जो थी, ये मंच सज्जा में कास्ट कॉम्बिनेशन योगी जी भी बनाते हैं, मोदी जी भी बनाते हैं, और ये मंच सज्जा कास्ट के हिसाब से बनाने की कोशिश जयंत चौधरी ने भी की अपने 4 जनसभाओं में। और उनके मंच पर मिथिलेश पाल, उनकी जो बैकवर्ड कास्ट की हैं वो प्रत्याशी थी, राजपाल सैनी समाज से थे वहाँ पे। इसके अलावा अलग अलग कास्ट के लोग मंच पे बिठाए गए, उनको जगह दी गई। ठीक इसी तरह से कल वहाँ पे जो सभा होनी थी अखिलेश यादव की, हालांकि वो पहुँच नहीं सके वहाँ पर, तो उस जनसभा में कौन कौन लोग मंच पे बैठे थे, किस किस को भाषण देने का मौका मिला, मैं आपसे थोड़ा इसका एनालिसिस चाहूँगा। कल की जो सभा है, देखो आप राणा जी, कल जो सभा हुई ककरौली में, उसमें तमाम जातियों का ध्यान रखा गया। हाँ, जब शुरुआत हुई आप देखो कि विनोद तेजियान पहले बसपा के विधायक थे, वो पूर्व विधायक उस रैली में थे। मेरठ के हस्तरापुर से पूर्व विधायक योगेश वर्मा थे, दलित थे दोनों। विनोद तेजियान दलित हैं, योगेश वर्मा जो कि कदावर नेता है बसपा के, दलित नेता हैं बड़े, वो भी कल वहाँ मीटिंग में रहे। और जब हम गुजर की बात करते हैं, मतलब वो पीडीए कॉन्सेप्ट जब मैं वक्त ले आ रहा हूँ, जब हम उसकी बात करते हैं तो मुखिया गुजर, जिनके बेटे मेरठ में जिला पंचायत अध्यक्ष थे, वो कई बार सपा से चुनाव लड़े, अभी भी अमरोहा चुनाव लड़े, बड़े नेता हैं गुजरों के। मुखिया गुजर कल वहाँ थे। चौधरी यशपाल सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे कांग्रेस के सहारनपुर के, वो बड़ा परिवार है, उनके बेटे रुद्रसेन, वो चूंकि सपा में राष्ट्रीय भाषण दिया, वो भी कल थे मैदान में। अब सरदना के विधायक अतुल प्रधान कल वहीं थे, वो बोले बहुत अच्छा। इसके अलावा आप देख रहे हो कि जब हम बात करें, दीप्ति पाल जिला पंचायत सदस्य रही पहले, दीप्ति पाल वहाँ थी और उसने अपना संबोधन भी किया। जब हम विधायक की बात करते हैं सैनी में, तो जो दीपक सैनी के फादर हैं, जो दीपक सैनी बिजनौर से प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी के, उनके पिता विधायक हैं, उनको मंच पे आमंत्रित किया गया, भाषण हुआ, बिल्कुल उनका भाषण हुआ। और इसके अलावा सुबोध शर्मा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर के, वो वहाँ थे और बोले। फिर वो राकेश शर्मा ब्राह्मणों के बड़े नेता हैं मुजफ्फरनगर में, वो कल वहाँ थे और बोलने का उन्हें मौका दिया गया, वो बोले भी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, वहाँ
तो अगर जाट नेताओं की बात करूं तो चरथावल के विधायक पंकज मलिक वहाँ खुद मौजूद थे। चूँकि सांसद मुजफ्फरनगर का हिंदा मलिक वहाँ खुद मौजूद थे, जो जाट जाति से हैं। और जब हम बात करते हैं मुस्लिमों की, तो मुस्लिमों के हाजी लियाकत साहब जो पूर्व मंत्री रहे सहारनपुर से, वो वहाँ मौजूद थे। इसी सीट से जो पहले लियाकत चुनाव लड़े इस मीरापुर से, वो भी वहाँ कल मौजूद रहे। मूसा चौधरी जो बार के अध्यक्ष रहे पहले, वो वहाँ मौजूद थे। जब हम त्यागियों की बात करते हैं तो प्रमोद त्यागी, क्योंकि लंबे समय मुजफ्फरनगर बार के अध्यक्ष रहे, प्रमोद त्यागी वहाँ मौजूद थे। और इसके अलावा संचालन जिया कर रहे थे, जी हाँ, खुद जावेद जाफरी साहब तो बड़े नेता हैं, जावेद आब्दी साहब वो वहाँ थे। और अगर बात करें राजकुमार यादव जी, सपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, पूर्व मंत्री रहे, MLC रहे, वो भी वहाँ उस समय मौजूद थे। और एक वो थे कादिर राणा साहब, अपने आप थे, वो मौजूद थे। वसी अंसारी का मैंने नाम लिया है। सरविंदर राठी वहाँ मौजूद थे, हालांकि वो नहीं बोल पाए, लेकिन वो मंच पे बैठे हुए थे। और इसी तरह टोटल तमाम जातियों का वहाँ प्रतिनिधित्व था, और उन सबको बोलने का मौका भी दिया गया। उसके पीछे की एक वजह ये भी थी कि उनके कास्ट के वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए साधने, और उनके भाषणों के केंद्र में PDA का फॉर्मूला रहा। वो लगातार बात करते रहे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की, आरक्षण की, ज्योतिबा फुले की बात करते रहे वहाँ लोग, चौधरी चरण सिंह की बात करते रहे वहाँ पर लोग। तो जो अलग अलग जातियों की समस्याएं हैं, उनका जो दुख दर्द है, उनके जो मुद्दे हैं, उन पर बात करते रहे। और लगातार उनकी सारे नेताओं की कोशिश ये थी कि वो मुस्लिम्स को यूनाइट करें, ये मैसेज दे दें कि किसी भी सूरत में बंटना नहीं है, जुड़ेंगे जीतेंगे। स्वामी ओमवेश जी भी थे, ये बार बार कहा गया। स्वामी ओमवेश चांदपुर के विधायक हैं, वो भी थे। जुड़ेंगे जीतेंगे बार बार दोहराया गया। और ये कहा गया अपना वोट खराब नहीं करना है, जो बाकी कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं उनको वोट दे करके अपना वोट खराब नहीं करना है। और उनका लगातार फोकस भारतीय जनता पार्टी के ऊपर रहा, RLD के ऊपर रहा, उन्हीं दोनों दलों पर हमलावर रहे वो, बिल्कुल। और किसानों की बात भाषणों में शामिल थी, गन्ने के भाव का मुद्दा, मोरना मिल के विस्तारीकरण का मुद्दा, ये सारे सवाल सारे नेताओं के भाषणों के केंद्र में वहाँ पर थे। तो ये दोस्तों इस तरह से हुई कल वहाँ पे जनसभा, भले अखिलेश यादव नहीं आए। और उसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा में भी ये सारे सवाल उठे। उन्होंने सिक्योरिटी, सेफ्टी, 2013 का दंगा, इन सब का जिक्र किया। और उन्होंने क्राइम जो कंट्रोल किया है उसको मेरिट बताया। उन्होंने डेवलपमेंट, रैपिड रेल, एक्सप्रेसवे, हाईवे, इस सब की बात की। जयंत चौधरी ने गन्ने की बात की, जयंत चौधरी ने मोरना मिल के विस्तारीकरण की बात की। उन्होंने ITI जिस तरह से वो रिफॉर्म कर रहे हैं, ITIs में उनके रिफॉर्म की बात की। तो इन सारे इश्यूज पे लगातार बात हो रही है। अब कल देखने वाली बात है ये है राजेश भाई साहब कि कल जब ये चारों बड़े नेता यहाँ रोड शो पे होंगे तो क्या कोई पॉइंट ऐसा होता है, क्योंकि रोड शो ऐसा तो है नहीं कि किसी का भी फिक्स टाइम पे निकल जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। टाइम तो डिले होते ही आगे पीछे हो जाता है टाइम। तो क्या कहीं आसपास टकराते भी हैं, इनका आमना सामना होता है, और मुद्दे कौन से होते हैं कि क्या कल ऐसा भी होता है। आमतौर पर नेता ऐसा करते हैं कि किसी एक की कहीं जनसभा होती है 2 घंटे पहले, तो उसको सुन लेते हैं, उसने जो मुद्दे उठाए उनका जवाब अपनी जनसभा में दे देते हैं, वहीं पे काउंटर अटैक कर देते हैं। तो कल ये भी देखने वाली बात होगी कि जो सवाल जिस तरह से जयंत चौधरी ने PDA की फुल फॉर्म बताई थी, पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ एरा गैरा, अखिलेश यादव क्या बताते हैं जयंत चौधरी के बारे में, ये भी बात होगी। और वो इसका काउंटर कैसे करते हैं। हालांकि उन्होंने DAP वाला सवाल उठा के ट्विटर पे कहा था कि भाई DAP के फुल फॉर्म भी बता दो। तो ऐसे वार पलटवार, क्योंकि कल तो ऐसा होगा ना, कल ऐसा होगा कि जयंत चौधरी अकेले होंगे और वार करने वाले 3 बड़े भारतीय होंगे। इधर चंद्रशेखर, वो भी वार RLD भाजपा करेंगे। और जब हम बात करेंगे ओवैसी साहब की, तो वो भी सीधे उन पर वार करेंगे। हाँ, और मुझे लगता है ओवैसी साहब का तो ज़्यादा फोकस इस पर रहेगा कि वो मुस्लिम्स को ज़्यादा समझाएं, भाजपा पे ज़्यादा अटैक करें, क्योंकि भाजपा पे वो जितना अटैक करेंगे उनका उतना वोटर उससे खुश रहता है। बिल्कुल। और कल भी यही कोशिश हुई सपा के प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे जनसभा में सारे बड़े नेताओं की कोशिश ये थी कि वो सरकार पे जितना हमलावर हो सकें, जितने सख्त शब्दों का इस्तेमाल कर सकें सरकार के लिए, जितने इश्यूज रेज कर सके, ताकि उनके वोट बैंक को ये लगे कि यही रियल में हमारी वॉइस रेज कर रहे हैं, यही लड़ सकते हैं सरकार से। और कादिर राणा साहब तो बाद में 1 मिनट के भाषण में जाते जाते कह भी गए, शेर कभी हारता नहीं है। ये मैसेज दिया उन्होंने कि मैं ही लड़ सकता हूँ, दुख दर्द में, संकट की घड़ी में मैं ही आप लोगों के बीच आके खड़ा हो सकता हूँ और मैं ही सरकार के खिलाफ छाती अड़ा के लड़ सकता हूँ। ये उन्होंने वो शेर से अपने को कंपेयर करके
खुद को शेर बताया उन्होंने। तो अब ये कोशिश कल बाकी लोग कैसे करते हैं देखने वाली बात है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा ऑन करके, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप किस तरह से देख रहे हैं इस चुनाव को। धन्यवाद, नमस्कार।